राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बुधवार की शाम जबलपुर आगमन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शहर पहुंचे। डुमना विमानतल पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद डुमना विमानतल से भाजपा के संभागीय कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। इस रोड शो का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का बुधवार को जबलपुर आगमन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात डुमना विमानतल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो भी निकाला गया। रोड शो का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा और दीनदयाल मंडल बाल गंगाधर तिलक वार्ड की ओर से पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवधेश यादव और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। हम लोगों ने आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय जेपी नड्डा जी का स्वागत किया। पुष्पहारों से पुष्प वर्षा करते हुए आज हम लोगों ने उत्कल यादव समाज समिति के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दीनदयाल मंडल के पदाधिकारीगण एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी गण की उपस्थिति पर हम लोगों ने भव्य स्वागत करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी का स्वागत करते हुए समस्त प्रादेशिक पदाधिकारी एवं नगर पदाधिकारी की उपस्थिति पर आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का पुष्पहारों से स्वागत करते हुए वंदन किया, अभिनंदन किया। हम लोग गौरवान्वित हुए कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जबलपुर आगमन होते हुए हम सब लोग को आशीष एवं मार्गदर्शन मिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर रोड शो के दौरान माल गोदाम चौक पहुंचे और अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण में जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में चुनाव होगा, यानी यहां 6 जुलाई को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में बुधवार को नगरीय निकाय चुनावों का भी ऐलान कर दिया गया। चुनाव 2 चरणों में 6 जुलाई और 13 जुलाई को होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। पहले चरण के नतीजों की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजों की घोषणा 18 जुलाई को होगी। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होते ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने आर्म्स आचार संहिता का पालन कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की जानकारी दी। जबलपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 चरणों में 6 और 13 तारीख में ये चुनाव होंगे जुलाई में। और इन चुनावों में अगर हम देखें तो नगर निगम का जो चुनाव है वो 6 जुलाई को होगा। इसी क्रम में हमारे जो निकाय हैं उनमें से सिहोरा में, बरेला में, भेड़ाघाट में और पनागर में पहले चरण में अर्थात 6 तारीख को चुनाव होंगे नगर पालिकाओं और परिषदों के। और जो शेष हैं अर्थात पाटन, कटंगी और मझौली, इनमें चुनाव हमारे दूसरे चरण में अर्थात 13 तारीख को होंगे। और हमारी सारी टीमें और हमारी सारी तैयारी जारी है। और आगे हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन कराने के लिए आज से ही हमारी टीमें मैदान में उतरे। आचार संहिता यहाँ लागू हो चुकी है। कोई भी नए उद्घाटन आदि नहीं किए जाएंगे। किसी जो भी हमारे सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस हैं उनका आवंटन समान आधार पे किया जाएगा, शुल्क जमा करके किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इस प्रकार की स्कीम्स हैं, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के पास गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं उनको भी अभी वापस किया
जाएगा। और हमारे जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसका हम पालन कराएंगे। कहीं फ्लैक्स, झंडे, पोस्टर आदि जो नगरीय निकायों में लगे हुए हैं उनको निकालने के लिए हमारी टीमें अभी आदेश जारी ही हो रहा है। इसके उपरांत मौके पर जाकर के ये सारी कार्रवाइयाँ करेंगी। चुनाव का बिगुल बजते ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मारोताल तालाब की 280 करोड़ की लगभग 56 एकड़ जमीन अब शासन की हो गई है। इसके सभी बटांगों को निरस्त कर दिया गया है। अब इस तालाब के कब्जे हटाकर इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। एसडीएम ने माड़ोताल तालाब की इस जमीन के सभी बटांग को समाप्त करते हुए मूल खसरा नंबर 181 में समाहित कर दिया है। एसडीएम अरजरिया के मुताबिक 55.84 एकड़ भूमि मूल खसरा नंबर 181 वर्ष 1909-10 में पानी के रूप में दर्ज थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 181 का बटांक जोड़कर तालाब की जमीन पर कब्जा करने का खेल खेला गया। अब जमीन को समतल कर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तालाब में पानी पहुंचने में बाधक बने पक्के निर्माणों और संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कार्रवाई के तहत जो कुछ एक यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए थे सबसे पहले उन्हें हटाया जा रहा है और जो मलबा निकल रहा है उसको नगर निगम का अमला यहाँ से अन्यत्र ले जा रहा है। तालाब कुछ एक जगहों पे इन एक्स्ट्रा निर्माण के कारण 2 या अधिक भागों में बढ़ चुका था। तो ऐसे सारे अवरोध तालाब में पहुँचने वाले जल को रोकते हैं, ऐसे सारे अवरोधों को आज से यहाँ से हटाना प्रारंभ किया है। अधिकारियों का कहना है कि माड़ोताल तालाब का सौंदर्यीकरण कराकर इसे संरक्षित किया जाएगा। सिविक सेंटर में माफियाओं से मुक्त कराई गई 24,000 वर्ग फीट जमीन पर फेंसिंग कराई जा रही है। कलेक्टर का कहना है कि फिलहाल इसमें नगर निगम के वाहन खड़े किए जाएंगे। सिविक सेंटर में भूमाफिया से खाली कराई गई बेशकीमती जमीन पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा फेंसिंग कराई जा रही है। जमीन को समतल कराकर फिलहाल उस पर नगर निगम के वाहन खड़े किए जाएंगे और आगे चलकर पार्किंग स्थल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की योजना है। अभी हम लोग में और नगर निगम कमीशन ने इस ज़मीन को देखा गया। कल ही है ना इसको एनक्रोचमेंट है ना हटाया गया था। इसमें अभी फ़िलहाल नगर निगम की ओर से ना एक चेन लिंक फेंसिंग है करके है ना इस ज़मीन को है ना सुरक्षित किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे हम डेफिनेटली सिविक सेंटर में ना काफ़ी ट्रैफिक है ना कंजेशन होता है, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक है ना बहुत अच्छा है ना पार्किंग है ना बन सकता है। तो बाद में इसका है ना पार्किंग प्लस है ना कमर्शियल प्लस मतलब है ना इवन किसी को भी ज़रूरत है मतलब है ना उनको दिया भी जा सकता है। इसमें एक मल्टी स्टोरीड है ना बिल्डिंग पार्किंग के साथ है ना हम लोग है ना बन सकते हैं। सो इसके लेकर हम लोग है ना प्लान करेंगे, बट फिलहाल इस ज़मीन को अभी सुरक्षित कर रहे हैं और टेम्परेरी इसका रोलिंग करके इमीडिएटली है ना इसका पार्किंग का यूज़ में ना लाया जा रहा है। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया और पूरी 24,340 वर्ग फीट जमीन को संरक्षित करने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में कार्यरत और कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को भी अब निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए निजी अस्पताल से अनुबंध किया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय जबलपुर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने इसके लिए सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट अस्पताल से अनुबंध किया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने बताया कि इस अनुबंध से भविष्य निधि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के समय कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। मैं साथ ही बधाई देना चाहूँगा अपने सर्विंग एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को कि अब उनको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कम से कम सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई पैसा एडवांस में जमा कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लोग जानते हैं कि जो पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद उनकी अर्निंग आधी से भी कम रह जाती है और जबकि खर्चे उस वक्त बढ़ जाते हैं। एज ज़्यादा होने की वजह से कई बीमारियां उस एज में आना लाजमी है। तो उस वक्त उनके पास जब फाइनेंशियल क्रंच होता है तो उस स्थिति में कैशलेस ट्रीटमेंट का कितना महत्व है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे सर्विंग एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ग्रुप सी ग्रुप डी से हैं,
तो उनकी भी इनकम इतनी अच्छी नहीं कि वो बहुत अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो उसमें बड़ा अमाउंट एडवांस जो वो जमा करा सके किसी हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को भी इस एग्रीमेंट से काफ़ी लाभ। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर मेडिकल के पास स्थित वृद्धाश्रम में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवा वितरण शिविर लगाया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी के मार्गदर्शन में लगाए गए इस शिविर में वृद्धजनों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन के अवसर पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सेवा कार्य के रूप में मेडिकल स्थित वृद्धाश्रम में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी के मार्गदर्शन में लगाए गए इस शिविर के माध्यम से वृद्धजनों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हड्डी संबंधी और दंत रोग संबंधी रोगों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में लगभग 90 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जबलपुर आगमन पर हुए रोड शो के दौरान ट्रैफिक जाम से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोड शो मार्ग से जुड़ी सड़कों पर जाम की स्थितियां निर्मित हुई, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जबलपुर आगमन के मौके पर हुए रोड शो के दौरान आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोड शो को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा कई मार्गों को बंद किया गया और कई मार्गों पर डायवर्सन पॉइंट लगा दिए गए। ऐसे में रास्तों में ट्रैफिक जाम के हालात भी निर्मित हुए और राहगीरों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कर दिया उन्होंने लेके अभी। आपने कौन सी रोड से हम जाएं, आपको हमको बता दीजिए तो हम वहां से जाएंगे। अब बता दिए हर रोड को आपने क्रॉस कर दिया, वहाँ से आए तो यहाँ पर बंद, यहाँ से आए तो यहाँ पर बंद, लेकिन हम जाए कहाँ से? बहुत अच्छा है प्रोग्राम करना, लेकिन पब्लिक को देखकर भी तो आप प्रोग्राम करिए भैया जी। हाँ जाना तो है, क्या किया जाए, अस्पताल तक जाना रहा मेरे को। कहाँ जाने के लिए? अब रोहतक बना हुआ है। मैं 1 घंटे से इधर पे रोका हूँ, मेरे को पनागर लेके जाना रही गाड़ी। एक तरफी का थोड़ा सा अगर खोल देते तो हमारा भी काम हो जाता है, इनका भी कार्यक्रम चल जाता है। उसमें भी पुलिस प्रशासन बोलते हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे। यहाँ पे आधे घंटे से हो गए, यहाँ हॉस्पिटल जाना है मेरे को, टाइम हो रहा है, पूरा ट्रैफिक है, उधर से रास्ता खोल नहीं रहे। क्या रैली, क्या प्रशासन है? कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। यही कॉलोनी के पीछे, कार्यालय के पीछे मेरा घर है, यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं। गाड़ी निकलने दे रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं, ना आने दे रहे हैं। रोड शो के दौरान सड़कों पर लगे जाम से वाहन चालकों और राहगीरों को घंटों परेशानियां उठानी पड़ी। सट्टा किंग सतीश सनपाल के विरुद्ध पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। दुबई में बैठकर ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से भारत में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले सतीश सनपाल फर्जी फर्म खोलकर उनके नाम के बैंक खातों में सट्टे के लेन देन की रकम जमा करता था। पुलिस ने ऐसे 32 बैंक खातों को चिन्हित करते हुए उसमें जमा 2,10,54,384 रुपए जब्त करा दिए हैं। सट्टा किंग सतीश सनपाल पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सतीश सनपाल के ठिकाने पर दबिश के बाद पुलिस ने फिर उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसे 32 बैंक खातों में जमा 2,10,54,384 रुपए की राशि को जब्त करा लिया है, जिसका उपयोग सतीश सनपाल सट्टे के कारोबार के रुपयों का लेन देन करने के लिए करता था। पुलिस के मुताबिक सटोरिये सतीश सनपाल ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर उनके नाम के फर्जी बैंक खाते सट्टे की रकम के लेन देन के लिए खोल रखे थे। पुलिस ने जब सटोरिये सतीश सनपाल के कलेक्शन सेंटर में छापा मारा था तो पुलिस को नकदी रकम के साथ ही फर्जी फर्मों की सील, बैंक पासबुक, चेकबुक बरामद हुई थी।
उन दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक खातों को चिन्हित कर उसमें जमा रकम फ्रीज करा दी गई है। तथाकथित रूप से ये चीज़ सामने आई है कि सतीश सनपाल द्वारा ये जो सट्टे का जो रैकेट है चलाया जा रहा था, इसमें दबिशें दी गई थी विभिन्न जगह और अभी तक उसमें 1,23 लाख रुपए नकद कैश भी जब्त हुआ था। इसमें विधिवत अपराध जो है थाना ओमती में दर्ज हुए थे और थाना लॉर्डगंज में दर्ज हुए थे। इसी के तारतम्य में करीबन 32 बैंक अकाउंट और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो विभिन्न कंपनियों से थी उनकी जांच की गई और उसमें बैंक अकाउंट में पाया गया कि संदिग्ध लेन देन था और कुल करीब 2 करोड़ के से ऊपर की राशि जो है जो बैंक के खातों में ये अभी फ्रीज की कराई गई है। पुलिस के मुताबिक जिन बैंकों में फर्जी फर्म के नाम से बैंक खाते ऑपरेट किए जा रहे थे उनमें 5 बैंक ICICI, यश बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक के 32 खाते हैं जिन्हें फ्रीज किया गया है। दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रही एक युवती पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। युवक ने युवती के दोनों पैरों में चाकू के वार किए। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवती के मुताबिक उस पर हमला करने वाला युवक उसके घर के पास रहता है। पहले युवती उससे बातचीत करती थी, लेकिन युवक के परिजनों को इस बात से आपत्ति थी। इस कारण उसने युवक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। युवती ने घटना की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज कराई है। जबलपुर के सीता पहाड़ बजरिया में रहने वाली नैन्सी जॉर्ज नामक एक युवती पर सरफिरे युवक ने चाकू से हमला कर दिया। युवक ने युवती के दोनों पैरों में चाकू मारे। घटना में घायल हुई युवती विक्टोरिया अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती है। घायल युवती नैन्सी जॉर्ज और उसकी मां ने बताया कि वो लोग जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। तभी उनके मोहल्ले में रहने वाला निहाल पांडे वहां पहुंचा और नैन्सी से बात करने का प्रयास करने लगा, लेकिन जब उसने निहाल को नजरअंदाज किया तो निहाल ने नैन्सी पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान निहाल ने बीच बचाव कर रही नैन्सी की मां को चाकू दिखाकर उनसे भी मारपीट की और भाग खड़ा हुआ। हम दोनों बात करते थे पहले, पर जैसे मुझे पता चला कि उसके घर वाले रेडी नहीं है हम दोनों के लिए, तो मैं पीछे हट गई और ये किसी और लड़की से शादी भी कर रहा हैगा। मैंने इसको बोली कि तू आज से अपना देख, मैं अपना देखूं। तभी भी ये मेरा पीछा करता था, मुझे छेड़ता था और रास्ते में रोकता था। मुझे धमकी भी दिया इसने कि तू जहाँ देखेगी वहाँ तेरे को मारूंगा मैं। सीता पहाड़ बजरिया में रहता हैगा, ड्राइविंग करता है मेरे घर के पास। मैं चाहती हूँ इसको जल्द से जल्द ढूंढ के इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको मारा, पहले हमारे बच्चे को चाकू मारा, फिर ये चिल्ला के एकदम से वो करी तो दूसरे पे पैर में भी मार के और वो बच्चा हमारा नीचे गिर गया। हम गए बचाने तो हमको भी पेट में 2 घूंसा मारा और ढकेल दिया। कौन है ये? क्या ये निहाल पांडे है। अब बच्चा हमारा बात करता था, अब वो नहीं करना चाहती तो तुम अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देख रही। पीड़िता की रिपोर्ट पर ओमती थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाई कोर्ट के सामने स्थित कचहरी वाले बाबा की दरगाह में इस वर्ष भी 5 दिवसीय उर्स धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बुधवार को दरगाह में परचम कुशाई के साथ उर्स की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। उर्स 20 जून से प्रारंभ होगा। हाई कोर्ट के सामने स्थित कचहरी वाले बाबा की दरगाह में इस वर्ष भी 5 दिवसीय उर्स अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान दरगाह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। बुधवार को परचम कुशाई के साथ उर्स की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। दरगाह के खादिम चंगेज खां अशरफी ने बताया कि उर्स 20 जून से प्रारंभ होगा और 5 दिवसीय इस उर्स के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम दरगाह में होंगे। इन कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम सभी भाई शामिल होंगे और आपसी भाईचारे का संदेश देंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मई माह में अवैध परिवहन के 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अवैध भंडारण के 5 प्रकरण बनाए गए हैं। खनिज अधिकारियों के मुताबिक अवैध परिवहन में इस्तेमाल हुए वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया जारी है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर की गई सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की मॉक ड्रिल संपन्न हुई। यातायात एवं पुलिस विभाग द्वारा डुमने एयरपोर्ट से निकलने वाले 17 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए कई मार्गों को डायवर्ट किया है।